Brought to you by ITEL and Higher. तेईस नवंबर 2024 इस दिन महाराष्ट्र विधानसभा के नतीजे आए और आज यानी 4 दिसंबर को 11 दिन बाद देवेंद्र फडणवीस का नाम अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया है। औपचारिक घोषणा हो चुकी है। नाम की घोषणा के पहले विधान भवन में विधायक दल की बैठक हुई और सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक के बाद सबसे पहले वित्त मंत्री और पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण ने विधान भवन में मौजूद विधायकों और मीडिया कर्मियों को संबोधित किया और ये कहा, नवनिर्वाचित एमएलएगण सबको मेरा बधाई। मैं ये जरूर संदेश देना चाहती हूं कि डबल इंजन के सरकार मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए और महाराष्ट्र के भविष्य के लिए उत्साह से, उमंग से और जैसे चुनाव पत्र में आपने घोषणा की है उन सभी वायदों को पूरे करते हुए महाराष्ट्र को आगे लेके जाएंगे। इसके बाद सिर पर साफा बांधे देवेंद्र फडणवीस एक विजयी मुस्कान के साथ मंच पर पहुंचे और कुछ यूं तमाम लोगों का अभिवादन किया। हमारे लिए ये जो पद है, ये पद एक प्रकार से टेक्निकल बात है। हम तीनों मिलकर और साथ में हमारे जो साथी पक्ष है उनको साथ में लेकर तमाम निर्णय करेंगे और महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का जो संकल्प हमने लिया है और विशेष रूप से महाराष्ट्र की जनता को जो वादे हमने किए हैं उन वादों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान के साथ ये सरकार काम करेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास से तस्वीरें आई। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पहुंचे। इसे खबरों में कहा गया कि महायुति की बैठक हो रही है। महायुति यानी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित पवार का गठबंधन। और इस बैठक के बाद 3:30 बजे तीनों नेता पहुंचे राजभवन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की, सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल ने प्रस्ताव स्वीकार किया और फिर शपथ ग्रहण का दिन, समय और जगह मुकर्रर हुए। 5 दिसंबर शाम 5:30 बजे मुंबई का आजाद मैदान। इस दिन मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम के तौर पर एकनाथ शिंदे और अजित पवार शपथ लेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे, ऐसी भी खबरें आई है। इनके अलावा और कौन से नेता बतौर गेस्ट और बतौर मंत्री शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं, इसके लिए हमने पत्रकारों से बात की। सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया। देखो, अभी तक तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे की, उनमें जो सामने चीजें उभर कर है कि एक सीएम, 2 डीसीएम शपथ लेंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे भी शपथ लेंगे का उसका भी अभी तक खुलासा हुआ नहीं। उन्होंने खुद कहा है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। बीजेपी की लीडरशिप उनको लगता है कि शिंदे सरकार में होना चाहिए, तभी भी एक ठीक तरह से मैसेज जाएगा। इतना पॉजिटिव नहीं, लेकिन एक नेगेटिव मैसेज नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि जिस तरीके से नाम कुछ आ रहे हैं, ऐसा भी है कि बीजेपी की तरफ से कुछ लोगों की लिस्ट दी गई है कि ये जो टेंटेड पेंटेड करप्ट लोग हैं उनको बिल्कुल आप शामिल मत कीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा मैंडेट, एक वर्डिक्ट मिला है। तो अच्छी तरह से हम सरकार चलाते हैं, ये करप्ट लोगों को थोड़ा साइड में रखते, तो ये बात चल रही। तो अभी देखता है कि चयन कैसा होता है, कौन से नए फेसेस आते, क्या वही घिसे पिटे जो करप्शन के जिनके ऊपर आरोप है, ईडी सीबीआई वगैरह, वही आते। ये देखने वाली बात होगी। राज्यपाल से मीटिंग के बाद तीनों नेताओं ने पत्रकारों को संबोधित किया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम तीनों नेता एक हैं। अजित पवार ने कहा कि कल मैं शपथ ले रहा, ये तय है। इस पर एकनाथ शिंदे ने चुटकी लिए कहा कि अजित दादा को दिन और शाम दोनों ही वक्त शपथ लेने का अनुभव है। भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना, उनका समझ में आएगा। मैं तो लेने वाला हूँ। ये
ये तो वो बातें हो गई जो सामने से दिखाई दे रही हैं। अब अंदर की बात करने की कोशिश करते हैं और इन बातों को जानने के लिए हमने फिर से रुख किया पत्रकारों का और सब पहला सवाल रखा कि एकनाथ शिंदे माने कैसे। इस सवाल की वजह क्या है, आप ध्यान देंगे तो एकनाथ शिंदे ने 27 नवंबर को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि वो वही करेंगे जो पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह उनसे कहेंगे। फिर उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया कुछ दिनों बाद। इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि मराठी जनता चाहती है कि वही मुख्यमंत्री बने और इस पूरी बहस में उनके बेटे श्रीकांत शिंदे ने एक ट्वीट भी कर दिया, एक्स पर एक पोस्ट कर दी, कहा कि यह खबर गलत है कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया जा रहा है। टिप्पणीकारों ने कहा कि यह एकनाथ शिंदे की प्रेशर टैक्टिक्स थी, लेकिन भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लिया। इसके लिए शिंदे रेडी कैसे हुए, सुनते हैं पत्रकारों को। देखो, उसमें जिस दिन महाराष्ट्र का रिजल्ट लगा उस दिन काफी बातें तय हो गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 132 विधायक चुन के आए और शिंदे के 57, अजित पवार के 41 और 288 जो कुल मिला के विधायक महाराष्ट्र में जिनकी संख्या है, तो और जो मेजोरिटी मार्क है 145 है। तो और बीजेपी को कुछ इंडिपेंडेंट और जो स्मॉल पार्टीज है उनकी कुल मिला के 138 तक उनका नंबर जा रहा था। 4-5 लोगों का ही शॉर्ट फॉल था। तो उसकी वजह से बीजेपी का ही सीएम बनने वाला था, ये बात बिल्कुल उसमें तय थी वो नंबर्स के वजह से। लेकिन उसमें दूसरी राय ये थी कि पहले एकनाथ शिंदे जो महायुति के लीडर थे और फेस थे इलेक्शन में, उनको ऐसा लग रहा था कि ये जो चुनाव है उनके लीडरशिप में लड़ा गया और जो भी कुछ वर्डिक्ट आया है तो मेरे वजह से आया, तो मुझे 2.5 साल हो 1 साल हो दिया जाए ताकि ये मेरे लीडरशिप का चुनाव है। लेकिन बीजेपी में ये भी तय है कि ये वर्डिक्ट अपना है, नंबर अपने पास से थे। क्यों बड़ी पार्टी होने के नाते लास्ट 2.5 साल हमने सैक्रिफाइस किया, फिर वापस क्यों सैक्रिफाइस करना है। और इसलिए मुझे लगता है कि उस चयन का हिस्से के देखते हुए बीजेपी ने उसी टाइम डिसाइड किया था सीएम उनका रहेगा। बीच में शिंदे जी निगोशिएट कर रहे थे, वो अपने बीमार गिर गए, बाकी चीजें सब चीजें है और निगोशिएट कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने डिसाइड किया कि सीएम उनका रहेगा। अभी ये 10 दिन क्यों लगे, जो आपका जो सवाल है, मुझे लगता है कि बीजेपी का जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप और हाई कमांड जिसे हम कहते हैं, उनमें द्विधा थी 2 बातों की। देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का वापस सीएम बनाया जाए और देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी का जो नेशनल प्रेसिडेंट का जो पोस्ट वैकेंट है, जो उनको बनाना है, अभी उनके जो ड्यू है, तो उनको वो बनाया जाए। और दूसरी तरफ आरएसएस का ये कहना था कि फडणवीस को जिस तरह से डिमोट किया गया था सीएम के, उसके बाद में उनको डीसीएम बना गया, उनके उनकी मन की इच्छा नहीं थी मंशा के अगेंस्ट में, तो उनको एलिवेट करना लाजमी है। तो आरएसएस ने काफी अपना वेटो का इस्तेमाल किया। कहा जा रहा है कि कुछ ही हफ्तों के दरमियान होने वाले बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी चुनाव में भाजपा अपनी पैठ बनाना चाहती है और इसके लिए शिंदे एक जरूरी पत्ता साबित हो सकते हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में, इस पर भी जानकारों की राय सुनते हैं। नहीं, देखो, एक बीएमसी जो चुनाव है उसके मद्देनजर देखते हुए जब मुंबई को जो डेमोग्राफी वो भी हम समझ लेना चाहिए। मुंबई में कम से कम 28 से 30% मराठी पॉपुलेशन है। 20 से 25 लगभग परसेंट उत्तर भारतीय, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बाकी नॉर्थ इंडियन स्टेट की पॉपुलेशन से, और 20% गुजराती, मारवाड़ी वगैरह जो बिजनेस कम्युनिटी का है, और 16-17% मुस्लिम समुदाय है, और बाकी माइनॉरिटी छोटे छोटे साउथ इंडियन वगैरह क्लास है। तो मुंबई में मराठी, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी होने के बावजूद यहाँ का जो मराठी है वो माइनॉरिटी में है, वो मेजोरिटी में नहीं है। देखा जाए तो दरअसल क्या होता है, 50% से ज्यादा आबादी हो जाती है तो मेजोरिटी सेक्शन होता है। तो उसकी वजह से मुंबई वाला जो मराठी है वो खुद को खूब बहुत इनसिक्योर फील करता है। उसको लगता है कि गुजराती, जैसे महाराष्ट्र को एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है कि मुंबई गुजरात को देने का चल रहा था, सेपरेट यूनियन टेरिटरी बनाने का भी चल रहा था, उसके लिए 106 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। तो उसकी वजह से उनमें एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल है कि ज्यादा बीजेपी के साथ रहने से गुजराती और उत्तर भारतीय हावी हो जाएंगे। नहीं तो गुजराती और उत्तर भारतीय पहले कांग्रेस की वोट बैंक रहा करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के उदय के बाद में गुजराती बीजेपी की तरफ चले गए। बाद में उत्तर भारतीय कांग्रेस की वोट बैंक थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के उदय के बाद में वो भी वोट बैंक कांग्रेस से खिसक के बीजेपी के पास चले गए। अभी सेना जो है उद्धव ठाकरे, उनके पास क्या है, उनके पास एक मराठी
वोटर है, और कांग्रेस के साथ अलायंस करने की वजह से महा विकास आघाड़ी की वजह से मुस्लिम भी आ गया, जिसकी वजह से जो मामूल फैक्टर लोकसभा में बिल्कुल चला था, उसकी वजह से उनकी काफी अच्छी सीटें भी आई थी। और उसका भी नतीजा मुझे विधानसभा में दिख रहा है कि उद्धव ठाकरे कुल मिलाकर 20 विधायक चुन के आए, तो 10 विधायक सिर्फ मुंबई से चुन के आए हैं। तो इसका मतलब है उनका जो बेस है अभी भी ठीक ठाक है, इतना हिला नहीं, जिस तरीके से रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र से पूरा उनका सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन मुंबई ठीक ठाक लग रही है। इसी मद्देनजर देखते हुए एकनाथ शिंदे को जो मराठी वोट बैंक उनके साथ में आ सकती है। अब बात करते हैं गृह विभाग की। आप जानते हैं कि किसी भी राज्य की पुलिस प्रशासन की व्यवस्था गृह विभाग के पास होती है और इसलिए ही इसे राज्य का सबसे शक्तिशाली मंत्रालय या विभाग माना जाता है। जब एकनाथ शिंदे की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो गृह विभाग था तत्कालीन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास। खबरें चली कि चुनाव के बाद जब शिंदे को डिप्टी सीएम का पद दिया गया तो उन्होंने भी गृह विभाग मांगा। दी हिंदू और हिंदुस्तान टाइम्स की खबर कहती है कि शिंदे सेना के नेता इसकी जिद पकड़कर बैठे थे और भाजपा इस बार भी ये विभाग अपने पास यानी मुख्यमंत्री के पास रखना चाहती थी। यह भी एक वजह थी कि जिस वजह से सरकार के गठन में देर हुई। और अब जब गठन हो चुकी है, शिंदे और अजित पवार शपथ लेने जा रहे हैं, तो गृह विभाग किसके पास जा रहा है, सुनते हैं जानकारों को। देखो, उसमें 2-3 चीजें उभर के आई है। जैसे एकनाथ शिंदे की अमित शाह के साथ दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उन्होंने 3 बातें रखी थी। पहली बात थी कि मुझे सीएम 1 साल और 2.5 साल के लिए बना जाए। वो खारिज करने के बाद उन्होंने कहा था कि उनको गृह विभाग, रेवेन्यू विभाग और जो स्टेट असेंबली का स्पीकर, वो एटलीस्ट वो दिया जाए। नहीं दिया जाएगा तो मैं मजबूरन तीसरा रास्ता चुनने का मुझे ऊपर एक प्रेशर रहेगा। लेकिन वो तीसरा रास्ता जो आउटसाइड सपोर्ट का, वो तो बिल्कुल नहीं है, वो तो रोल आउट हो गया, क्योंकि उन्होंने आज ही समर्थन दे दिया देवेंद्र फडणवीस को। तो इसलिए गृह विभाग के बारे में देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की कल भी बातचीत हुई। उसमें ये भी एक रास्ता निकल रहा है कि गृह विभाग को बंटवारा किया जाए, 2 हिस्सों में बांटा जाए। एक शिंदे सेना के साथ में रखा जाए और एक बीजेपी के साथ में जो सीएम है उसके पास में रखा जाए। ये भी बात बिल्कुल चल रही है। और देवेंद्र फडणवीस के आज उनके जो संबोधन हुआ चयन होने के बाद में लेजिस्लेटिव पार्टी का, उसमें भी कहा कि 4 चीज हमको मिलने वाली और 4 चीजें दूसरों को हमको देना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज फार्मूला। यानी कि उन्होंने पहले ही अपने जो लोग हैं उनको बता दिया कि ये अलायंस गवर्नमेंट है, यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। तो ये चीजें मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज होगा, कुछ ना कुछ उसमें चीजें बाहर उभर के आ सकती है। मुझे दूसरा अहम इसमें ये दिखता है कि मैंने 2014 और 2019 में देवेंद्र फडणवीस का भी कार्यकाल देखा है। उस टाइम में बीजेपी के पास 220-22 विधायक थे। आज के तारीख में बीजेपी सबसे पावरफुल 232 विधायक है। लेकिन उस टाइम में बीजेपी के साथ में फाइनेंस भी था, होम भी था, रेवेन्यू भी था, स्पीकर भी था, सब चीजें थे। कोई डीसीएम नहीं था एक भी। लेकिन आज बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद 2 डीसीएम बनेंगे, फाइनेंस एनसीपी के पास रहेगा, होम का बंटवारा हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस सीएम बिल्कुल बन रहे, लेकिन वो कटी हुई पावर के साथ और 2 डीसीएम के साथ सीएम बन रहे। ये सबसे बड़ा बदलाव 2014-19 और 24 के चुनाव के नतीजे के बाद दिख रहा है। कल शपथ ग्रहण के वक्त तमाम अपडेट्स हम आप तक लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।